हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 24 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान ईबो को प्रपोज करता है और उसके बाद वो दोनों रोमानिया जाने का प्लान बनाते हैं। अब देखते हैं आगे। ईबो को 2 दिन के अंदर ही एक ऐसा बंदा मिल गया जो पहले पुलिस ऑफिसर था, जो प्राइवेट डिटेक्टिव की जॉब ढूंढ रहा था। उन्हें वो इंटरनेट पर मिल गया। उन्होंने तुरंत उसे कांटेक्ट भी कर लिया और उसी दिन उसका इंटरव्यू भी ले लिया। वो 43 साल का एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था जिसने अपना जॉब छोड़ दिया था क्योंकि उसे ऑन ड्यूटी एक गोली लगी थी, जिसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो इस तरह से अपना जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो उसने अपना पुलिस ऑफिसर का काम छोड़ दिया और प्राइवेट डिटेक्टिव बनने के लिए एक एक्सपेंसिव ट्रेनिंग ली। एक्चुअली वो ईबो से भी ज़्यादा क्वालिफाइड था, तो उसके लिए ईबो की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से बेहतर ऑप्शन क्या होगा। वैसे भी वो खुद की एजेंसी अभी नहीं खोल सकता था। तो सबसे पहले रे ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, जिसके बाद बिन्युन तांग ईबो का दूसरा एम्प्लॉय बन गया। उसी दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल कर लिया और ईबो ने इंश्योरेंस में उसका नाम भी डलवा दिया। तो अब ईबो के पास एक रिप्रेजेंटेटिव था जब वो यहाँ पर नहीं है। ऊपर से बिन्युन तांग भी रे की तरह ही ईबो का शुक्रगुजार था ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि कई दूसरी एजेंसीज ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा थी। पर ऑफ कोर्स ईबो के लिए एज से ज़्यादा एबिलिटी मैटर करती थी। इधर ईबो अपने काम में व्यस्त था, वैसे ही जान भी अपने काम में व्यस्त था। उसने रोमानिया का 3 महीने का वीज़ा ले लिया, जिसके लिए उसे फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ा और उसके लिए उसे काफ़ी वक्त भी देना पड़ा। वो खुद हिस्टोरियन बनकर जा रहा था और ईबो को उसने अपना असिस्टेंट बना लिया था, इसलिए 48 घंटे के अंदर ही उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। और ईबो ने भी इसी साल अपना पासपोर्ट रिन्यू किया था, इसलिए उसकी तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी। जब जान ने उससे पूछा कि उसके पास पासपोर्ट कैसे है, तो ईबो ने कहा उसे हमेशा आशा थी कि उसके पेरेंट्स या फिर उसका भाई कभी न कभी तो उसे बुलाएंगे ही। दुख की बात थी कि उन्होंने कभी बुलाया नहीं। ईबो को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, पर उसे अपने भाई से आशा थी कि कम से कम हाईक्वान तो उसे बुलाएगा, या फिर उसे थोड़ी बहुत अपने फादर से आशा थी। उसकी माँ ने तो कभी उसमें इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। एक और बात, उन्होंने ईजान के लिए ट्विंस से भी बात कर ली थी। ट्विंस तुरंत इस बात पर एग्री हो गए। ईबो परेशान हो रहा था कि ईजान नए एनवायरनमेंट में खुद को ढाल नहीं पाएगा, इसलिए उसने ट्विंस से रिक्वेस्ट की कि वो उसी के अपार्टमेंट में आकर रह ले। ग्रैंडपा शाओ तुरंत इस बात के लिए मान गए क्योंकि उन्हें ट्विंस को भी सुरक्षित रखना था। इन दिनों पूरे एरिया में वेयरवुल्फ और वैम्पायर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखने लगे थे। ग्रैंडपा शाओ बस उम्मीद कर रहे थे कि वो इस वॉर को रोक पाए, कम से कम उसे डिले तो कर ले। रोमानिया जाने से एक रात पहले ग्रैंडपा शाओ ट्विंस के साथ ईबो और जान से मिलने के लिए आए। सभी ने साथ में डिनर किया। उसके बाद ग्रैंडपा शाओ ईबो को कई सारी बचपन की कहानियाँ बताने लगे, उनके और जान के। एक यंग मैन और वुल्फ की कहानी भी बताई। उसके बाद इवेंचुअली जान पर बात आकर रुक गई। उन्होंने कहा जब जान का जन्म होने वाला था तब उसके मदर की ड्यू डेट होने के बाद भी 9 दिनों तक उनकी डिलीवरी नहीं हुई, इसलिए हम सब परेशान थे। पर जब वो लेबर में गई तब हमें समझ आया कि अब हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने घर पर ही चाइल्ड बर्थ की तैयारी कर ली। और पता है, जब जान का जन्म हुआ 1 घंटे के अंदर ही वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके बाद वो 3 साल तक वो अपने वुल्फ फॉर्म में ही रहा। वो बहुत ही शाय था, हमेशा छुपा छुपा रहता था। उसके पेरेंट्स तो हमेशा परेशान रहते थे कि इस लड़के के साथ क्या होगा। जब वो 3 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स को यहाँ से जाना पड़ा और उन्होंने छोटे जान की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। तब मैंने ऐसा जताया कि वहाँ पर जान है ही नहीं। तब कहीं जाकर क्यूरियोसिटी के चलते जान मेरे पास आया और जब उसे मुझ पर भरोसा हुआ तब जाकर उसने अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया। और पता है, अपने ह्यूमन फॉर्म में आते ही उसने क्या कहा, ग्रैंडपा मेरे बाल सफ़ेद क्यों नहीं हैं? मैं तो उसे बात करते हुए देखकर ही चौंक गया था। ईबो ने पूछा क्या 3 साल में वो एक बार भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ? ग्रैंडपा ने कहा हाँ, शायद वो होता था, पर जब भी वो अकेला होता था तब।
इस बीच उसने चलना भी सीख लिया और बोलना भी। एक बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ज़्यादातर ह्यूमन फॉर्म में ही रहने लगा और तब जाकर मेरे पैक को उसके बारे में पता चला। और जब मैंने उससे पूछा कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं रहता है, तब उसने क्या बताया पता है? कि उसे अपना वुल्फ फॉर्म ज़्यादा पसंद है, अपनी स्नो वाइट फर बहुत पसंद है और वो उसी में कंफर्टेबल रहता है, इसलिए वो वुल्फ फॉर्म में रहता था। इस पर इबो हंसने लगा। उसने कहा, ये तो बहुत क्यूट था। ग्रैंडपा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, उसे हमेशा ही अपने वुल्फ फॉर्म पर बहुत फ़क्र है। इबो ने कहा, और मुझे भी। ग्रैंडपा शाह ने कहा, तो अब तुम दोनों का क्या प्लान है? कल तुम रोमानिया चले जाओगे, उसके बाद क्या? जहान ने कहा, उसके बाद हम ट्रांसल्वेनिया जाएंगे, जहाँ पर मुझे लीजेंड के बारे में बुक मिली थी। मुझे लगता है वहाँ पर कुछ और किताबें भी होंगी जिससे हमें लीजेंड का क्लू मिलेगा। इबो ने कहा, हाँ, हम उस वाइट वुल्फ और वैम्पायर को भी ढूंढना चाहते हैं। उनसे ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने बीच का बॉन्ड कैसे क्रिएट किया, जिससे उन दोनों की उम्र एक जैसी हो गई। ग्रैंडपा शाह ने कहा, ऐसा लगता है तुम दोनों के लिए बहुत सारा काम पड़ा है। आशा करता हूँ कि तुम दोनों बोर नहीं होंगे और अपने जवाब ढूंढ कर रहोगे। जहान ने कहा, मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि आप लीजेंड के बारे में कुछ तो जानते हैं पर बताना नहीं चाहते। इबो ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ग्रैंडपा शाह ने कहा, वेल, सच कहूँ तो मैंने भी बस कहानियाँ सुनी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाई जाती है। कोई नहीं जानता कि ये सच है या झूठ। जहान ने कहा, कैसी कहानियाँ? तो ग्रैंडपा शाह बताने लगे, बेसिकली वो सभी रूमर्स एक ही चीज़ के बारे में हैं कि उस वाइट वुल्फ और वैम्पायर ने अपनी अपनी प्रजाति के बीच संधि की और पूरी दुनिया में शांति स्थापित की। जहान ने कहा, ये तो हमने भी सुन रखा है, इसमें अलग क्या है कि जो आप हमें बता नहीं सकते? ग्रैंडपा शाह ने कहा, ये कहानियाँ बहुत एक्सट्रीम हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हें सच्चाई की राह से भटकाए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। इबो ने कहा, तो आप चाहते हो कि हम आंखें खुली रखकर सब कुछ देखें, सीखें? बिल्कुल सही, ग्रैंडपा शाह ने कहा। जहान ने कहा, ठीक है, फिर हम ऐसा ही करेंगे। इधर इबो और जहान एक ही बात सोच रहे थे। अगर ग्रैंडपा शाह उन्हें सब कुछ खुलकर नहीं बताना चाहते तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, इसलिए उन्होंने भी आगे इस बारे में बात नहीं की। अब ग्रैंडपा शाह ने उनकी जवानी के दिनों में बचपन के बारे में कुछ कहानियाँ उन्हें बताई। ग्रैंडपा शाह का काम बहुत इम्प्रेसिव था। उन्होंने बस 17 साल की उम्र में लीडरशिप की जिम्मेदारियाँ ली थी। एक टीनेजर के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने बखूबी निभाई। जब ये सभी बात कर रहे थे तभी ट्विंस ने गेस्ट रूम को अपना घर बना लिया था। साथ में वो कब से ईजान के साथ भी खेल रहे थे, पर अब ईजान इबो के पास वापस आना चाहता था। इबो सोचने लगा, कहीं उसे अंदाज़ा तो नहीं हो गया कि हम उसे छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन ईजान बार बार इबो से चिपक कर रह रहा था। अब इबो को लगने लगा था कल ईजान को छोड़कर जाना इतना भी आसान नहीं होगा। ग्रैंडपा शाह को अलविदा कहने के बाद इबो और जहान भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। ट्विंस भी काफ़ी पहले ही सो चुके थे क्योंकि अभी आधी रात हो चुकी थी। वो दोनों बेड पर लेटे लेटे यही सोच रहे थे कि ग्रैंडपा शाह उनसे क्या बात छुपा रहे थे। बाद में उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि ग्रैंडपा शाह जो भी बताना चाहते थे शायद वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ेगा। हो ना हो वो बात लीजेंड को लेकर ही है, पर शायद उन दोनों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह अलार्म बजते ही दोनों उठ गए, नहाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। इबो ने अपना बचा हुआ आखिरी ब्लड बैग ख़त्म किया। अब वो ट्रैवलिंग में अपने साथ ब्लड बैग कैरी नहीं कर सकता था, तो अब उसे प्लेन में इसी पर गुजारा करना पड़ेगा और हो सके तो रोमानिया में डीलर मिलने से पहले उसे जहान के ब्लड के सहारे अपना गुजारा करना होगा। वैसे जहान ने पहले से ही इसका जुगाड़ करके रखा था। इस दुनिया में क्या कुछ नहीं मिल सकता। इबो हमेशा ये बात सोचकर परेशान होता था। सुबह 9 बजे आखिरकार उन्होंने ईजान को गुड बाय कहा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसका दिल बहुत भारी हो चुका हो, वो उदास हो, या फिर हो सकता है ये इबो की कल्पना हो, क्योंकि वो खुद बहुत उदास था अपने बेबी को छोड़कर जाने के लिए। क्योंकि प्लेन में बैठने तक उसकी आंखें भरी हुई थी और जान उसे पुचकार रहा था। जान ने फर्स्ट क्लास की टिकट्स बुक की थी और ये इबो की पहली हवाई यात्रा थी। वो 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए
ऊपर से ईबो इतना नर्वस हो चुका था कि फ़्लाइट के टेक ऑफ करने के दौरान उसने जहान का हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। थोड़ी देर बाद वो खुद से ही शांत हो गया। यही सेम चीज़ प्लेन लैंड करते वक्त भी हुई। जब तक जहान ने ईबो को नहीं बताया कि वो सेफली लैंड कर चुके हैं, तब तक ईबो ने अपनी आंखें भी नहीं खोली। पर इतने में उनकी यात्रा ख़त्म कैसे हो जाती। उसके बाद उन्हें एक बस लेनी पड़ी, जहाँ पर उन्हें एक पूरा दिन और पूरी रात सफ़र करना था। ये सफ़र भी आसान नहीं था। बस में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, जिनकी अलग अलग स्मेल थी। साथ में खाने की भी स्मेल थी। पर वो तो शुक्र है जहान और उसके ब्लड का, जिसकी वजह से ईबो ये सब सह पाया। इतनी थका देने वाली यात्रा करने के बाद वो आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। वहाँ पर एक रात रुककर वो आगे का सफ़र तय करने वाले थे, एक गाइड के साथ। सबसे पहले तो उन्होंने एक लंबा हॉट शावर लिया और उसके बाद वो खाना खाकर बेड पर आ गए। जहान ने कहा उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे सफ़र में उन्हें हमेशा इतना सुकून नहीं मिलने वाला। अभी वो इतना थक चुका था कि उसे आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। पर जहान उसे बता रहा था कि उन्हें कल किस किस जगह पर जाना है। ईबो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। आखिरकार जहान ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और वो दोनों तुरंत सो गए। उस जगह पर उन्होंने 2 दिन बिताए। गाइड के साथ जगह जगह घूमते रहे। वो जगह छोटी थी पर बहुत सुंदर थी। उनकी जो गाइड थी वो 25 साल से यहीं पर रह रही थी। असल में वो चाइनीज़ थी और जहान की तरह ही हिस्टोरियन थी, जो ऑब्वियसली जहान की सच्चाई जानती थी और वो और वैम्पायर और वेयरवुल्फ को ढूंढना भी चाहती थी। यहाँ तक कि उसके पास ऐसे भी कॉन्टैक्ट्स थे जिन्हें जहान नहीं जानता था। उसका मानना था दूर दराज के इलाकों में लोग अभी भी वैम्पायर और वेयरवुल्फ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कईयों ने उन्हें देख भी रखा है। इससे पहले कि वो दोनों अपनी जर्नी शुरू करें, वो गाइड उन्हें ड्रैकुला कैसल में ले गई। माना कि वो सच्चा वाला कैसल नहीं था, पर काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता था। उस गाइड ने उस कैसल के पीछे की स्टोरी भी बताई, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उस गाइड ने आगे बताया कि जब वो एक छोटे से गांव में थी, वहाँ के लोगों का मानना था कि किसी भी डेड बॉडी को दफनाने से पहले उसकी आत्मा अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए जाती है। इसे वैम्पायर के बारे में भी उन लोगों की एक अलग ही स्टोरी थी। वो लोग वैम्पायर्स को स्ट्रिगो इनाम से जानते थे, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है घोस्ट। उस हिस्टोरियन की माने तो वैम्पायर का सबसे पहला नाम ब्राम स्टॉकर की बुक में आया था, जिसका नाम था ड्रैकुला। और वैम्पायर का मतलब जाने तो उसका मतलब होता है जिनके पंख होते हैं, ऐसे क्रिएचर। वैसे अगर ड्रैकुला किताब का रेफरेंस लिया जाए, ड्रैकुला चमगादड़ में भी टर्न हो सकता है। वैसे ये भी एक कहानी थी। और कहानी ये भी थी कि आयरलैंड नाम की जगह पर इन ड्रैकुलास को ब्लड सकर्स कहा जाता है। वो हिस्टोरियन इन 2 दिनों में काफ़ी सारी बातें जहान और ईबो को बता रही थी, जिनमें से कुछ इंटरेस्टिंग थी, कुछ ईबो के सर के ऊपर से जा रही थी। सीधी सी बात है, ये सभी कहानियाँ थी, तो इन्हें साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो ली, मतलब ईबो और जहान की जो गाइड थी, उसका कहना ये था कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें खुद के मन से कुछ आगे भी मिर्च मसाला डालकर एडिशंस किए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिंपल कहानियाँ ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। उसकी माने तो मध्य युग के लोगों के पास ये जवाब नहीं होते थे कि डेड बॉडी के मुंह से खून क्यों निकल रहा है, किसी की स्किन छिल क्यों गई है। तो वो लोग ऐसे किसी को भी वैम्पायर या वेयरवुल्फ कहकर उसे छोड़ देते थे। पर इस सारी कहानियों के तह में जाकर देखे तो उन लोगों को पता था कि वैम्पायर होता है, क्योंकि लोगों का कहना था उन्होंने कई मांसभक्षी देखे थे, कुछ अजीब से व्यवहार करने वाले लोग देखे थे। कुछ लोगों का कहना था उन्होंने रात को किसी को कब्र खोदते हुए देखा है। कुछ लोग कह रहे थे उस इंसान के नाखून बहुत लंबे थे, दांत बहुत लंबे थे। लोगों का कहना था कि डेड बॉडीज मरने के बाद वैम्पायर में बदल जाती है। पर ईबो का सोचना ऐसा था कि जब बॉडी ड्राई होने लगती है, तब चमड़ी सफ़ेद पड़ने लग जाती है, गाल बैठ जाते हैं, तो दांत उभर कर दिखने लगते हैं। इसी को शायद लोग वैम्पायर समझने लगते हैं। और रहा सवाल मुंह में खून होने का, तो ईबो को लगता है लोग मरते वक्त खून पीने की कोशिश करते होंगे। शायद उन्हें इससे उनका इलाज होता है, ऐसा लगता होगा। ली के साथ इन 2 दिनों में
ईबो को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि काउंट ड्रैकुला की स्टोरी। पर दूर दराज के इलाकों में ये स्टोरी इतनी भी फेमस नहीं थी। उनकी अपनी अलग ही कथाएं थी। उन्हें कुछ हैंडरिटन किताबें भी मिली जो लोगों ने प्राइवेटली स्टोर करके रखी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के पास थी। एक रूरल एरिया की लेडी ने उन्हें अपने घर पर इनवाइट भी किया। उसका कहना था कि वैम्पायर होते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी वैम्पायर होने के सबूत ढूंढती रही। जब वो उसके घर में गए, उन्होंने देखा उसका पूरा बेसमेंट अलग अलग तरह की हड्डियों से भरा हुआ है। उस लेडी का कहना था कि ये उन वैम्पायर्स की है जो उसके रिलेटिव्स थे। उनके मरने के बाद उसने उनकी हड्डियाँ यहाँ पर जमा करके रखी है। ईबो ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, उसे ये कहने से कि वैम्पायर के मरने के बाद बस राख बचती है और कुछ नहीं। उस औरत ने उन्हें अपनी बुक कलेक्शन भी दिखाई, जिनमें से काफ़ी कुछ हैंडरिटन थे, जिनमें से कुछ 17वीं और 18वीं शताब्दी के वैम्पायर हंटर्स पे बेस्ड थी। उसके पास दांतों के सैंपल के कई सारे कंटेनर्स भी थे और वैम्पायर को मारने के वेपन्स भी। ईबो की नज़र में ये सब बकवास था। बस वो दुआ कर रहा था कि वो उस लेडी के हाथ ना लगे, वरना हो सकता है वो सभी हथियार ईबो पर आजमा ले। थैंक गॉड कि ईबो उसके हाथ नहीं लगा। अनफॉर्चुनेटली उस लेडी के पास ईबो और जान के काम की कोई चीज़ नहीं थी। पर हाँ, उसने उनको एक बता दिया जो उसके होम टाउन का था। वहाँ पर जाकर उन्हें एक आदमी से मिलना था। शायद वो उनकी मदद कर सकता था। जब वो उस आदमी से मिलने गए तो वो भी इस लेडी की तरह पागल ही निकला। उसे भी इस लेडी की तरह ही वेयरवुल्फ के बोन्स कलेक्ट करने का शौक था। अब जान उसे ये बताना चाहता था कि वेयरवुल्फ जैसे ही मरते हैं वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, पर वो बता नहीं सकता था। उसके पास भी ऐसे ही बोन, टीथ, स्कल और बुक्स का कलेक्शन था जो उनके किसी काम का नहीं था। वो दोनों तो इससे बोर हो चुके थे, लेकिन दोनों भी किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी उनकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।